नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर इंडिया वॉइस में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 के सामने समाजवादी पार्टी के युवा नेता रोहित सिंह धरने पर बैठे। समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जस पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ और मेरी यही मांग है कि जो पीड़ित परिवार यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बच्चे जो लापता हैं, उनके बच्चे जो जिला प्रशासन दे नहीं रही है, मेडिकल प्रशासन नहीं दे रही है, उनके बच्चों को देने का काम करें। बस मेरी यही मांग है। अंदर किस व्यवस्था के कारण, किस कमी के कारण क्या हुआ, वो रात की बात है, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, वो मैं बाद में बात करूंगा मेडिकल प्रशासन से। लेकिन अभी की जो मांग है, वो अभी मेरे पीड़ित परिवार जो मेरे पीछे बैठा हुआ है देख रहे हैं, बस उनके बच्चों की मांग है कि हम उनके बच्चे उपस्थित कराएं, उनके बच्चे उनके हाथ में दें, जिससे वो अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कर सके। कम से कम आखिरी समय तो अपने बच्चों से मिल सके। वो आपने अभी मांग की है, क्या कमी लगती है आपको, क्या लगता है? कमियां जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर है वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी कमी आई। और इधर जो दमकल वाली गाड़ियां हैं वो उपस्थित नहीं रहती है। तो क्यों नहीं रहती? इतना बड़ा मेडिकल प्रशासन है, फायर वाली गाड़ियां होनी चाहिए कि आपको अगर कोई बड़ी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वो फायर वाली गाड़ियां उपस्थित हो। अंदर आपकी सिलेंडर गैस की पूरी व्यवस्था खराब है, जिनके द्वारा आग बुझाई जा सकती है। तो क्या कमियां बताऊं मैं? शॉर्ट सर्किट तो एक बहाना है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। मैं नहीं मानता शॉर्ट सर्किट से हुआ। अगर शॉर्ट सर्किट से होता तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आए थे, वो क्यों नहीं रुके? और उन्हें पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था और उनको बाकायदा उनके बच्चे उन्हें सौंपना चाहिए था और उन्हें खड़ा रहना चाहिए था उनके साथ में। तब मैं मानता कि वो सही है। तो झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात भर्ती थे, यानी कि बच्चे जो पैदा हुए अभी और 45 नवजात को सुरक्षित निकाल लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे और ये सिलेंडर से आग काबू पाने में नाकाम साबित हुआ। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग से बचाव के लिए लगे फायर इंस्टिंक्शन गवाही दे रहे हैं कि कोई 2 साल पहले तो कोई 1 साल पहले ही अपनी उम्र खो चुका था, यानी कि एक्सपायर हो चुका था, जिसकी वजह से यह सिलेंडर आग बुझाने में नाकाम साबित हुए। एक सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है, एक्सपायरी डेट 2020 की है, यानी फायर सिलेंडर को एक्सपायर हुए कई साल हो चुके थे। यह सिलेंडर खाली दिखावे के लिए यहां रखे हुए थे। भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और 45 नवजात को सुरक्षित निकाला गया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशेख मोहम्मद हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं। गुलशेख, क्या कुछ पूरा एक तो मामला है और दूसरा ये कि ये जो आग बुझाने वाले सिलेंडर की कमी बताई जा रही है कि एक्सपायर हो गया था, क्या कुछ पता चल रहा है इस पूरी घटना में? विस्तार से बताइए। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जांच के दौरान ये जानकारी हासिल हुई है कि वहां पर जो सिलेंडर रखे हुए थे फायर एक्सटिंग्विशर के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2019 है और इस समय 2024 चल रहा है। और वही जब पीड़ित परिवारों से हमारी बात की गई जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके की फायर सेफ्टी अलार्म नहीं लगे थे। अगर लगे होते तो अलार्म बजते और वो समय से अपने बच्चों को वहां से बाहर निकाल लेते। और जब आग ज्यादा बढ़ी और फायर सिलेंडरों का इस्तेमाल करने के लिए उनकी पिन हटाई गई तो कोई भी सिलेंडर काम नहीं किया, जिसके चलते देखते ही देखते आग ने तांडव रूप ले लिया, जिससे इतनी बड़ी क्षति पहुंची है। और आपको जी हाँ गुलशेख, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कितने बच्चे वहां पर मौजूद थे, कितनों को बाहर निकाला गया, कैसे ये घटना घटी, इसकी तरफ इस पूरी घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक?
जी मैं आपको बता दूं, कल देर रात 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट के थ्रू ये आग लगी थी। मैं आपको बता दूं कि जो नीकू वार्ड है वो 2 सेक्टर में बटा हुआ है। जो अंदर वाला सीरियस सेक्शन वार्ड था, जिसमें जो बच्चे सीरियस होते हैं उनको एडमिट किया गया था, वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है और वहां पर आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि वहां पर टोटल 54 बच्चे मौजूद थे, जिसमें से सभी बच्चों को कड़ी मेहनत के बाद परिवार द्वारा और अस्पताल के स्टाफ द्वारा तहत से निकाला गया है, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई है। और इन 10 बच्चों की मौत के बाद भी अभी सिर्फ 7 बच्चों की पहचान हो पाई है उनके माँ बाप के साथ। अभी 3 बच्चों के माँ बाप पता नहीं चला है। इस समय मैं झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि अंदर डॉक्टरों का जो पैनल है वो पोस्टमार्टम कर रहा है और अभी हाल फिलहाल में 5 बच्चों का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनके परिवार को बच्चों की बॉडी सुपुर्द कर दी गई है। जी गुलशेख, ये हादसा हुआ कैसे? मतलब क्या वजह रही? शॉर्ट सर्किट कोई बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई? मतलब किस वजह से ये घटना हुई और घटना ने इतना विकराल रूप धारण किया? देखिए मैं बता दूं कि अभी आधिकारिक तौर पर सिर्फ यही बताया है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये घटना घटित हुई है। अभी जांच कमेटी लगी हुई है, पुलिस प्रशासन द्वारा आला अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच की जा रही है और 12 घंटे के अंदर ही योगी आदित्यनाथ जी को इसकी रिपोर्ट भी सौंपना है। उसके बाद ही कुछ बाहर निकल कर आ पाएगा। अभी हाल फिलहाल जिस भी अधिकारी से आप पूछेंगे तो उनके मुंह पे सिर्फ एक ही शब्द है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। गुलशेख, जिस तरीके से जो भी चिकित्सालय होता है जहां पर इन बच्चों को रखा जाता है शिशु गृह में, वहां पर आमतौर पर हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया होती है और मतलब अगर कोई अनहोनी होती है तो वहां हर प्रकार का इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जैसे फायर इंस्टिंक्शन हो गया और भी कई चीजें होती हैं जो वहां पर रखी होती है। क्या ये सारी चीजें वहां पर मौजूद थी, नहीं थी? और जो पैरामीटर होते हैं, क्या वो पैरामीटर को फॉलो कर रहा था चिकित्सालय या नहीं कर रहा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झांसी मेडिकल कॉलेज के कॉर्नर तरफ में एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें ये शिशु वार्ड संचालित किया जा रहा था। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड में एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक गेट है। अगर एंट्री अलग या एग्जिट का गेट अलग होता तो शायद सभी बच्चे बच जाते। दूसरी बात यहाँ पर देखी जा रही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सेफ्टी अलार्म नहीं लगे हुए थे कि अगर धुआं निकलता है तो अलार्म बजने लगते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि आग लगी हुई है। ऐसा भी यहाँ पर कुछ भी देखा गया, ना ही कोई पानी की व्यवस्था थी, ना ही सिलेंडरों ने अपने मौके पर काम किया। जब आग ने विकराल रूप लिया तो तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड अपनी 2 गाड़ियों को लेकर पहुंचती है और आग पर काबू करने का प्रयास करती है। जब आग को बुझाया जाता है तो पूरा वार्ड धुएं से भर जाता है। धुएं और लाइट जाने के बाद टोटल अंधेरा और धुआं होता है, जिसमें बच्चों को ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल इस तरीके से देखा जी गुलशेख बात अपनी पूरी करिए। कि यहाँ पर जो मेरे परिवारों से बात हुई है, जो उस समय मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अगर हम समय से अंदर ना घुसते तो शायद आज हमारा बच्चा भी जिंदा नहीं होता। लोगों ने बताया कि हमने अपने बच्चे के साथ साथ जो भी बच्चा में हाथ में आया हमने उसको तत्काल बाहर निकालने का प्रयास किया। जब आग काफी तेज हो गई, धुआं और अंधेरा छा गया तो पीछे की तरफ की जाली तोड़कर परिवारों ने सभी बच्चों को, मतलब ये नहीं देखा कि किसका बच्चा क्या है, सभी ने एकजुट मेहनत होकर परिवार के लोगों ने बच्चों को बाहर निकालने का काम किया है। और अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि बहुत से माता पिताओं को नहीं मालूम कि उनका बच्चा कहाँ है, जिसको लेकर झांसी मेडिकल द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है कि जिनको अभी तक उनका बच्चा नहीं मिला है तो उस नंबर पर संपर्क कर अपने बच्चे की जानकारी ले सकते हैं। जी ठीक है गुलशेख, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 45 नवजात शिशुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया था और क्योंकि जो आग बुझाने वाले सिलेंडर थे वो एक्सपायर हो चुके थे। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। अगली खबर लिट्टीपाड़ा से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का दौरा और लिट्टीपाड़ा विधानसभा में चंपई सोरेन की जनसभा है और बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में वोट मांगेंगे। चंपई सोरेन फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लिट्टीपाड़ा विधानसभा में चंपई सोरेन की जनसभा है और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे।
चंपई सोरेन और बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो आपको बता दें कि चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं आदिवासियों में, और बड़े चेहरे, बड़ा नाम, और हाल फिलहाल में ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और अब वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उनकी जनसभा है फतेहपुर में, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे जनसभा को। तो चंपई सोरेन की जनसभा है और बीजेपी की प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से अब पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे पक्ष के दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है और उसके लिए सभी नेता जुटे हुए मैदान में पूरा माहौल बना रहे हैं, और अब चंपई सोरेन वो फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कब ये जनसभा होने वाली है, कब चंपई सोरेन पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी की अपडेट? देखिए, चंपई सोरेन चूंकि बेलजीपुरा विधानसभा के वो मंच में वो पहुंच चुके हैं। देखिए, झारखंड की जो संकल्प रैली है वो इसमें अभी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण में, वैसे में आप कह सकते हैं कि दूसरे चरण की दोनों पार्टियों के लिए, इंडिया गठबंधन की ओर और एनडीए के लिए भी महत्वपूर्ण है। जितनी आप समझिए कि इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही लगभग महत्वपूर्ण एनडीए के लिए है, बीजेपी के लिए। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संथाल में जो है आज चंपई सोरेन है, ये आदिवासी के सबसे बड़े चेहरा आप कह सकते हैं। तो वो समय वक्त बीजेपी के साथ हैं। आप कह सकते हैं कि कल ही दिनेश मारंडी जो संथाल के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, वो भी यानी दो बागी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर अब बीजेपी के प्रचार करें, ये सबसे बड़ी तस्वीर है झारखंड के लिए। आप समझ सकते हैं कि झारखंड संथाल परगना आप जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दल रहा है, और लिखीपाड़ा विधानसभा जो है वो अभेद किला के रूप में माना जाता है। लगातार यहाँ तक 45 वर्षों से अधिक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जो है वो कब्जे करते रही है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि वो उनके वर्तमान विधायक जो दिनेश विजय मरांडी इस वक्त जो कल ही इस्तीफा अपनी पार्टी से इस्तीफा करके भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो निश्चित रूप से इस बात बड़ा विधान। अजय, सवाल भी यही था कि जिस वक्त चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने छोड़ा और उसके बाद एक लंबा राजनीतिक ड्रामेबाजी भी देखने को मिली, और उसके बाद चंपई सोरेन बीजेपी में आए और ये कहा गया कि एक आदिवासी नेता की एंट्री हो गई और बीजेपी को इसका फायदा होगा। सवाल ये कि दूसरे चरण में, पहले चरण तो हो चुका, दूसरे चरण में क्या चंपई सोरेन वो भूमिका निभा पाएंगे जिस हाव भाव के साथ, जिस पूरे भौकाल के साथ, लाव लश्कर के साथ चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया? क्या वो लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, या सिर्फ एक तरीके से जिस तरीके से माहौल बना था वो अभी फिलहाल ग्राउंड पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से माहौल निश्चित रूप से देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के निश्चित रूप आदिवासी की अगर बात करें तो दोनों आदिवासी के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। तो उन्होंने पूरी दमखम के साथ इस बार जो है विधानसभा चुनाव में यानी 2024 के रन में इन दोनों तमाम नेताओं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ एक तरीके से आदिवासी को वोट पाने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से जैसे इस वक्त जो माहौल है संथाल परगना पे निश्चित रूप से परिवर्तन हुए। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि आज से 5 साल पहले वही नेता जो बीजेपी को अपने खुद विरोधी के रूप में तमाम बयानों के बीच, सियासी बानों के बीच में स्वागत रखते थे, और आज वही नेता जो है वो बीजेपी में शामिल होने के बाद अपने ही पुराने पार्टी के साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ वो आग जल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आदिवासियों को परिवर्तन निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। लोग उनको सुनना चाहते हैं, लगातार जो है वो वैसे नेता है तो आदिवासी के सबसे बड़े चेहरा के लिए जाने जाते हैं। तो इस बार जो 2024 पर उसी तरह से बड़ा रोड है। आप समझ सकते हैं कि तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर बीजेपी में जो शामिल नेता है और वो अपने लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ लगातार वो आग जल रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको अब आदिवासी अब इस बात को समझ रहे हैं कि उनके जो करीबी बड़े बड़े नेता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके क्यों दूसरे दल में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन तरीके से देखा जा रहा है और मुझे लगता है कि आदिवासी वोट
अजय, मुझे याद है कि जब चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामने वाले थे तो उन्हें कहा जाता कि भाई ये कोल्हान के टाइगर हैं और इनका बड़ा दबदबा है। सवाल ये होता था कि कोई कहता था कि 12 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा है, तो कोई कहता था 24 पे है। अब इस वक्त हकीकत क्या है? और हेमंत सोरेन पलटवार करते थे तो वो कहते थे कि इज्जत इनकी इसीलिए है चंपई सोरेन की क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। जिस वक्त ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ेंगे इन्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है। सवाल है कि अब क्या ग्राउंड पे पता चल रहा है या चंपई सोरेन जो दबदबा, जो उनका रुतबा झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करता था और उसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता था, वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? निश्चित रूप से जो अभी ग्राउंड में जो जनसभा को संबोधित जारी करे चंपई सोरेन जो सभा को संबोधित करे, निश्चित रूप से बड़ा समझिए कि बहुत विशाल जनसभा है और काफी संख्या में आदिवासी ट्राइबल लोग जो उनको सुन। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा और आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। थाना विजयनगर से डीएवी चौक तक रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की हवा चल रही है और सभी नेता अपने अपने पार्टियों और प्रत्याशी अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार जनसभा कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। और आज इसी के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। थाना विजयनगर से डीएवी चौक तक ये रोड शो होने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। प्रथम, मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ माहौल बनने वाला है? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? रोड शो को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा के चुनाव प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री 4 बजे जो है चाणक्य चौक से लेकर डीएवी पब्लिक स्कूल तक रोड शो करेंगे। इसकी पूरी दूरी है 1200 मीटर बताई गई है और 3:40 पर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा और वहां से बाय रोड जो चाणक्य चौक पहुंचेंगे। 4 बजे रोड शो स्टार्ट होगा। आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में 100 जगह जो है वो व्यवस्था की गई हुई है सम्मान की और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। आप प्रथम, जिस तरीके से अब हम लोग तो देख ही रहे हैं कि उपचुनाव के समय में मुख्यमंत्री 9 की 9 सीट पर वो एक बार फेरी लगा चुके हैं। सवाल यह है कि जब अब चुनाव की जो वोटिंग है उसका दिन अब दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है तो मुख्यमंत्री कोई कसर छोड़ नहीं रहे। सवाल यह है कि इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या मुख्यमंत्री का दौरा है और वो पूरा माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं? जी, ये जो लाइन पार क्षेत्र है, यहाँ पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी का रोड शो होने वाला है। वहाँ के लोगों में और युवाओं में बहुत ये था कि कभी भी मुख्यमंत्री हमेशा शहर सीट पर आए हैं, मतलब लाइन पार क्षेत्र में नहीं आए हैं। तो इसलिए जो चुनाव की तारीख और इसको देखते हुए जो है मुख्यमंत्री का दौरा लाइन पार क्षेत्र में रखा गया है। और वहाँ के युवाओं में और जनता में इतना उत्साह है क्योंकि वो खासकर युवा उन्हें इतना पसंद करते होंगे भाषण से। तो हजारों की संख्या में आज युवा इकट्ठे होंगे और लोग मुख्यमंत्री का रोड शो में आएंगे। तो ये रोड शो कितना लंबा होने वाला है? प्रथम, ये रोड शो कितना लंबा होने वाला है? और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री के आने से क्या उस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा जिस तरीके से ये जो प्रत्याशी है संजीव शर्मा वो लगातार बोलते आए हैं, वो इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा या लड़ाई एकदम कांटे की टक्कर की है? नहीं, बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है कि गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ मानी गई है सीट को, और जो ये मुख्यमंत्री का 1200 मीटर का जो है रोड शो होगा, जिसमें प्रशासन ने यह भी कहा है कि काले कपड़े और कोई भी काली टोपी पहनकर ना आए और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और प्रथम, मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से नेता आ रहे हैं जो इस रोड शो में देखने को मिलेंगे? क्या मुख्यमंत्री ही आ रहे हैं या और भी नेता मौजूद रहेंगे रोड शो में? गाजियाबाद में जितने तमाम सारे विधायक, महापौर और साथ नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहेंगे। ठीक है प्रथम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में रोड शो करने गाजियाबाद का दौरा है आज मुख्यमंत्री का, जहां पर मुख्यमंत्री का
हो रहा है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि उपचुनाव के मद्देनजर लगातार मुख्यमंत्री 9 विधानसभा सीट पर लगातार उनका वो जा रहे हैं और वहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पक्ष हो या विपक्ष, यानी अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ, दोनों कद्दावर नेता हैं और दोनों कद्दावर नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में हैं। किसी प्रकार की कोई कोर कसर न रह जाए, इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा से लेकर और आम कार्यक्रम आयोजन तक मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और आज रोड शो भी है और रोड शो करेंगे आज मुख्यमंत्री और जो संजीव शर्मा है प्रत्याशी, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे उपचुनाव आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों के शीर्ष नेता पूरी तरीके से कोई कसर ना रह जाए, इसीलिए माहौल बनाने में लगे हुए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और लगातार हम देखते आ रहे हैं कि अखिलेश यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ तक पूरी तरीके से वो तत्परता के साथ, लगनता के साथ और अपनी सभाओं के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश लगातार नेता बना रहा है। तो अब सीधे आपको कानपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। तो कानपुर की सीसामऊ सीट से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा रोड शो हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरह से भीड़ खचाखच है एकदम, और मुख्यमंत्री अभिवादन कर रहे हैं वहां पर जो लोग मुख्यमंत्री को देखने पहुंचे हैं और रोड शो में सम्मिलित होने पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 80 मिनट में 2 किलोमीटर का रोड शो होने वाला है और यहां से रोड शो होने के बाद मुख्यमंत्री वो आज उनका गाजियाबाद में भी रोड शो है। संजीव शर्मा जो गाजियाबाद के प्रत्याशी है और सीसामऊ सीट पर भी आज वो माहौल बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि उपचुनाव की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी लगन तत्परता के साथ वो मैदान में डटे हुए हैं और ये रोड शो आपको सीसामऊ से दिखा रहा है। ये हाथ में कमल की तख्ती लेकर मुख्यमंत्री जनता को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और 80 मिनट में 2 किलोमीटर का रोड शो है। और आप रोड शो के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से, मतलब कितनी भारी संख्या में लोग रोड शो में पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री वहां पर हाथ में तख्ती लेकर कमल के निशान का वो जनता को दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं आप छत से भी लोग मुख्यमंत्री को देख रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। और 80 मिनट में 2 किलोमीटर का रोड शो और ये सीसामऊ जो विधानसभा सीट है वहां पर मुख्यमंत्री माहौल बना रहे हैं। तो 80 मिनट में 2 किलोमीटर का रोड शो। और आपको बता दें कि आज गाजियाबाद में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो है और उपचुनाव के मद्देनजर चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, दोनों ही नेता अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के जोर में प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कि चुनाव एकदम दहलीज पर आकर खड़ा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो ये आप देख रहे हैं सीसामऊ सीट से और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
इसी मिनट में 2 किलोमीटर का रोड शो, और ये तस्वीरें आप उसी रोड शो यानी शीशमगढ़ विधानसभा सीट पर देख रहे हैं। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।